जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग ब्रिटिश क्राउन द्वारा पारित कुछ प्रमुख नियम के बारे में समझेंगे। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था मार्लियामेंटो सुधार। मार्लियामेंटो सुधार में ये देखा गया था कि जो ब्रिटिशर्स है वो मुस्लिमों को खुश करने का प्रयास करते हैं, या मास्टर कार्ड खेला जाता है। मास्टर कार्ड के तहत क्या किया गया कि हिंदू और मुस्लिम को विभाजित कर दिया गया। अब हिंदू मुस्लिम को विभाजित कर दिया गया तो इनके ऊपर जो दबाव था वो थोड़ा सा कम हो गया। इस चीज को ना आप सेम टू सेम ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए, एक एग्जाम्पल के तौर पर। अब इसमें क्या है कि 10 लोगों का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में मैं भी शामिल हूँ। अब मुझे सबको 10-10 रुपए देना है, मतलब सबको समान 10-10 रुपए देना है, तो मुझे भी 10 ही मिलेगा। अब मैंने एक मास्टर कार्ड निकाला, मैंने क्या किया, इस ग्रुप में से मैंने 2 लोगों को या 3 लोगों को उठा लिया। मैंने कहा भाई मैं तुमको ना 20-20 रुपए दूंगा, और तुम सबसे ये कहो कि मतलब ये आवाज़ उठाओ कि नहीं इनके पास ही 100 रुपये सिक्योर है। अब अगर मैंने 2 लोगों को 20-20 रुपए दे दिए, अब तो 40 खर्च हो गए, मेरे पास 60 बच गए। अगर मैंने 3 को भी 20-20 दे दिया तो मेरे पास 40 बच गए। तो फिर भाई मैं 10 वाले से तो ज़्यादा बेहतर स्थिति में हूँ। तो सेम टू सेम यही काम अंग्रेज कर रहे थे। वो चाहते थे कि भारत के एक वर्ग को पहले अलग किया जाए और उसके बाद फिर क्या किया जाए, उनको आपस में लड़ाया जाए, हम लोगों के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, फिर बाद में मैनेज कर लेंगे। अंग्रेज शुरू से यही कर रहे थे। उन्होंने क्या किया था, अंग्रेज इतने सफल क्यों हुए, क्योंकि वो एक एक करके लोगों को तोड़ रहे थे। आप देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक मतलब इतिहास में देखेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा कैसे उन्होंने एक एक लोगों को करके तोड़ा। मतलब पहले मराठाओं को, फिर सिखों को। अब ऐसा नहीं कि सबसे एक साथ नहीं लड़ रहे थे, निजामों से अलग समय में लड़े, मराठाओं से अलग समय में लड़े, फ्रांसीसियों से अलग समय में लड़े। तो यही इनका मूल सिद्धांत ही था। अब देखिए, खैर उन्होंने कितना भी प्रयास किया लेकिन उसके बाद भी संवैधानिक सुधारों की मांग लगातार चलती रही। होम रूल आंदोलन हुए, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो इन सबसे उनको काफी नुकसान हुआ। अब इस नुकसान की भरपाई तो करना होगा, तो इसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया। इसमें कुछ प्रावधान किए गए। अब जब ये अधिनियम पारित किया गया तो उस समय जो भारत सचिव था, भारत सचिव मतलब वही जो ब्रिटेन से भारत की देखरेख कर रहा था, वो मॉन्टेग्यू था। और उस समय जो वायसराय था, मतलब भारत में रह करके भारत सचिव के नियम का पालन करना, ये चैम्सफोर्ड था। तो इसीलिए इसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया, पहली बार ऐसा हुआ ना कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। द्वैध शासन मतलब दोहरी सत्ता। इसमें क्या हुआ, जो कार्यपालिका है ये गवर्नर के प्रति उत्तरदायी, मतलब कार्यपालिका गवर्नर के प्रति उत्तरदायी हो गई, और जो मंत्रिमंडल है ये प्रांतीय व्यवस्थिका के प्रति उत्तरदायी कर दिया गया। इससे क्या हुआ, देखिए अब यहाँ पर जो केंद्र में है द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना होगी। अब केंद्र में जब द्विसदनात्मक विधायिका बन गया तो केंद्रीय विधान परिषद को राज्य परिषद या फिर उच्च सदन कहा गया। जैसे आज आप देखते हो उच्च सदन है ना, यही चीज है। और जो विधानसभा है इसे निम्न सदन कहा गया। जो राज्य परिषद है इसमें 60 सदस्य रखे गए। इनमें 34 निर्वाचित होते थे और 26 मनोनीत होते थे। निर्वाचित मतलब ये इलेक्शन के माध्यम से आते थे और ये डायरेक्ट चुनकर रखे जाते थे। और केंद्रीय विधानसभा में 144 सदस्य, 104 निर्वाचित, और ये यहाँ पे 40 रहेगा, थोड़ा सा गलती से लिख दिया गया 44 सदस्य मनोनीत हुआ करते थे। मतलब देखिए अब यहाँ पे क्या किया गया कि सीधा सीधा आपको जो पॉइंट याद रखना है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार जो हुआ, इससे प्रांत में क्या किया गया, प्रांत में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। इसमें केंद्रीय विधान परिषद बना जिसे उच्च सदन कहा गया, सदस्यों की संख्या 60 रखी गई। और विधानसभा बना जिसे निम्न सदन कहा गया और सदस्यों की संख्या 144 रखी गई। अब धीरे धीरे भारतीयों की हिस्सेदारी को बढ़ाया जा रहा है और इनका कार्यकाल कितना कर दिया गया, 3 वर्ष कर दिया गया। अब 3 वर्ष हो गए, इसके बाद भारतीयों को बजट पर वोट डालने का भी अधिकार दे दिया गया। देखो इससे पहले वोट करने का अधिकार नहीं था, ये धीरे धीरे दिया गया। पहले पूरा मतलब पहले सिर्फ चर्चा करने का अधिकार हुआ, फिर पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, फिर अब वोट डालने का भी अधिकार मिल गया। अब इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में यूपीएससी का भी प्रोविजन था। अच्छा, ये लोग ये सब कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं ना, जो ब्रिटिशर्स है उनकी इच्छा ये है कि
ऐसे ऑफिसर तैयार किए जाए जो भारत में क्या करें, ब्रिटिशर्स की तरफ से काम करें। जैसे आज के दौर में आईएएस है, सरकार के लिए काम करते हैं। आईपीएस है, कोई भी सरकारी कर्मचारी वो किसके लिए काम करता है, सरकार के लिए। तो ये लोग भी सरकारी नौकरी देते थे ताकि उनके लिए काम किया जाए। तो अब यूपीएससी का प्रोविजन इसी में था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में। तो 1926 में यूपीएससी की स्थापना की गई। अब यहाँ से एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। यूपीएससी के पहले अध्यक्ष थे रॉस बार्कस। ये पॉइंट आपको जरूर याद होना चाहिए। अब प्रांतीय विषय में दो भाग कर दिए गए। देखिए, एक आरक्षित भाग है और दूसरा हस्तांतरित भाग है। तो आरक्षित भाग में क्या रखा गया, राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस, ये सब आरक्षित है, और बाकी स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, ये सब हस्तांतरित विभाग में डाल दिया गया। आपको सीधा सीधा ये याद रखने। अब इसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बीता। देखिए, 1919 के अधिनियम को रिन्यू करने है तो साइमन आयोग भारत आया नवंबर 1927 में। अब साइमन आयोग भारत आया तो ये सबको पता है, साइमन गो बैक के खूब नारे लगे थे, है ना। तो ये 7 सदस्यीय आयोग होता है और इसमें सभी अंग्रेज होते हैं। भारतीयों को यही बात बुरी लगती है कि फिर भाई आप भारतीयों के लिए काम करने के लिए आ रहे हो, उसमें एक भी भारतीय नहीं। तो यहाँ पे साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। इसी में लाठीचार्ज होता है। लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है ना। अब लाला लाजपत राय की मृत्यु की चीजें सामान्य चल रहा था। अब 1928 में नेहरू रिपोर्ट आता है। देखिए, नेहरू रिपोर्ट ये जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। अब मोतीलाल नेहरू ने ये कहा, मतलब ये तर्क रखा कि भाई जो संवैधानिक सुधार है इसका खाका हम पेश करेंगे, ये भारतीयों के अनुरूप होगा। तो देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, देखिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संवैधानिक सुधार का खाका पेश किया गया। मतलब ये कहा गया कि भाई जो सुधार करना है साइमन आयोग नहीं करेगा, हम करेंगे। साइमन कमीशन के विरोध पर लॉर्ड बर्किन, जो कि उस समय भारत सचिव था, मतलब अब भारत सचिव चेंज हो चुका है, ने कहा था कि या मतलब ऐसे समझिए कि शर्त लगी थी। मतलब ये मोतीलाल नेहरू और बर्किन के बीच में शर्त है कि अगर बिना विरोध का संवैधानिक सुधार प्रस्तुत किया जाए तो संविधान भारतीय ही तैयार करेंगे। मतलब जो संवैधानिक सुधार का खाका मोतीलाल नेहरू को ने प्रस्तुत करना है वो ऐसा होना चाहिए कि उसका कोई भी भारतीय विरोध ना करे। लेकिन भाई दो लोग इसका विरोध कर देते हैं, एक भीमराव अंबेडकर और दूसरा मुस्लिम लीग। क्यों करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि इसका विरोध दो लोगों ने किया था, एक भीमराव अंबेडकर ने और दूसरा मुस्लिम लीग ने। अब विरोध करने का मूल कारण क्या था समझिए। मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट थी ना, उसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात कही गई थी, वयस्क मताधिकार था, मौलिक अधिकार की बात थी, पृथक निर्वाचन मंडल की समाप्ति। अब देखिए मुस्लिम लीग क्यों नाराज हो गया, जो पृथक निर्वाचन मंडल की समाप्ति है इससे मुस्लिम लीग नाराज हो गया। भाई मुस्लिम लीग सामान्य सी बात है कि वो निर्वाचन मंडल अलग से आती थी, तो आप अलग मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इसको समाप्त कर देना चाहिए, तो इससे मुस्लिम लीग नाराज हो गया। और डोमिनियन स्टेटस, इससे मतलब देखिए अभी बात हो रही है किसकी, पूर्ण स्वराज की, कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि हमें पूर्ण स्वराज नहीं, आप डोमिनियन स्टेटस बना दीजिए। मतलब हम लोग चुनाव उनाव कराएंगे आपस में, मतलब अपना देख रेख करेंगे, बाकी जो पूर्ण रूप से अधिकार होगा वो आपका ही रहेगा। तो इस वजह से मतलब यहाँ पे नाराजगी होगी। अब फिर से कांग्रेस में विभाजन हो गया। अब कांग्रेस में विभाजन यहाँ पे कैसे हुआ, एक बना यंग कांग्रेस, है ना, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के हाथों में आ गई, और एक बना ओल्ड कांग्रेस जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के हाथ में रही। अब यंग कांग्रेस ने स्वराज की मांग की, मतलब पूर्ण स्वराज, हमें पूरी तरीके से स्वराज चाहिए, इसमें डोमिनियन स्टेटस नहीं रहेगा, और इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात की। अब इसके बाद क्या होता है, पूर्ण स्वराज को पूरी तरीके से मतलब पूरा भारत सपोर्ट कर रहा था, तो यहाँ से मोतीलाल नेहरू ने अपने जो इनका राजनीतिक कैरियर था उसको समाप्त करते और संन्यास की घोषणा कर लेते। अब सत्ता में आएंगे मतलब जो सामने आएंगे वो जवाहरलाल नेहरू जी आएंगे। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, नेहरू रिपोर्ट पर विचार हेतु अब 1928 लखनऊ में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया, 14 सूत्री योजना पेश की। मतलब जिन्ना ने 14 सूत्री योजना पेश की। तो ये प्रश्न कई बार बनता है कि 14 सूत्री योजना किसने पेश किया था, तो जिन्ना ने किया था। अच्छा, यहीं से क्या होता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का गठन 1928 में किया सुभाष चंद्र बोस ने और जवाहरलाल नेहरू ने। अब 1929 का कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में होता है, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष होते हैं। अब इसी दिन ये क्या करते हैं, 31 दिसंबर 1929 को ये घोषणा करते हैं रावी नदी के तट पर, ये याद रखिएगा कई बार बन जाते हैं, तिरंगा फहराते और 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करते हैं। तो अगर कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 26 जनवरी 1930 तो ये स्वाधीनता दिवस, मतलब पहली बार स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाने की घोषणा की जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। अब भारत शासन अधिनियम जब 1935, इसमें क्या बात किया गया, देखिए गोलमेज सम्मेलन इससे पहले हो चुका है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है, पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। इससे कुछ पॉइंट आप याद रखिएगा, जो महात्मा गांधी है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, गांधी जी ने दूसरे में भाग लिया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तीनों में भाग लिया, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर कभी पूछ लेगा तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इसमें हुए संवैधानिक सुधारों के आधार पर पेश किया गया, मतलब जो भी संवैधानिक सुधार किया गया अब यहाँ पर ये पेश किया जा रहा है। भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था रखी गई। संघ की 2 इकाई होगी,
एक ब्रिटिश भारतीय प्रांत और दूसरा देसी रियासत। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि केंद्र में द्वैध शासन लगाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रांत में द्वैध शासन की बात करेगा तो अलग है, और केंद्र में द्वैध शासन 1935 के माध्यम से लगाया गया, प्रांत में 1919 के माध्यम से लगाया गया। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। देखिए 1935 में क्या किया गया कि केंद्र और राज्य इनके मध्य में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। अब जो आज पढ़ते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यही बना। संघ सूची सिर्फ केंद्र कानून बनाएगा, प्रांत सूची या राज्य सूची में प्रांत कानून बनाएगा, समवर्ती सूची में केंद्र और प्रांत दोनों कानून बना सकते हैं। उस समय संघ सूची में 59 बिंदु थे, प्रांत सूची में 54 बिंदु थे और समवर्ती सूची में 36 बिंदु थे। यहाँ पे कुछ बिंदुओं के नाम बताए गए, जैसे देखिए संघीय सूची, विदेशी काय हो गया, मुद्रा, नौसेना, थल सेना, वायुसेना, जनगणना, ये सब संघीय सूची का हिस्सा है। प्रांतीय सूची में पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा, शिक्षा। प्रांतीय लोक सेवा मतलब जैसे आज आप स्टेट पीसीएस देखते हैं, यही चीज है। समवर्ती सूची में दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह, विच्छेद, ये सब यहाँ पे रखा जाता है। अब अवशिष्ट शक्तियां मतलब जो आपातकालीन शक्तियां, आज भारत के अंदर राष्ट्रपति के अंदर है, राष्ट्रपति के पास है, गवर्नर जनरल के पास है, क्योंकि गवर्नर जनरल ही आगे चल के राष्ट्रपति मतलब आज के दौर में है। अब 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है और भारत परिषद समाप्त कर दिया जाता है। अपीली न्यायालय अभी भी प्रीवी काउंसिल होता है, मतलब संघीय न्यायालय के विरुद्ध में अगर आपको कोई अपील करना है तो आपको प्रीवी काउंसिल में जाना पड़ेगा। और इसी में 1935 के तहत क्या किया गया कि जो वर्मा आज का म्यांमार है, इसे भारत से अलग कर दिया गया, क्योंकि काफी ज्यादा मांग चल रही थी वर्मा को अलग करने का। प्रांतीय विधानमंडल का विस्तार किया गया। जो 11 प्रांत थे इसमें से 6 विधानमंडल द्विसदनी हो गई। द्विसदनी कौन है? देखिए असम, बंगाल, बिहार, मुंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, तो ये द्विसदनी विधानमंडल है। आज अच्छा वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में भी भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें द्विसदनी विधानमंडल है। अब ये देखिए इसका ट्रिक यहाँ पे रखा गया। ट्रिक क्या है? आम के बीच यूपी में टपके, आ से आंध्र प्रदेश, यहाँ पे मैंने आंध्रा लिखा, म से मुंबई हो गया, केस मतलब कर्नाटक है, बीस मतलब बिहार, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, टपके मतलब तेलंगाना। तो ये 6 ऐसे राज्य हैं जो आज भी द्विसदनीय है, तो इसे आपको याद रखना चाहिए। प्रांतीय लोक सेवा आयोग पीसीएस के गठन की गई तो हम लोगों ने अभी देख लिया। जुलाई 1936 में भारत शासन अधिनियम लागू और 1937 में चुनाव किया जाता है, मतलब जहाँ पे लागू होते हैं और 1937 में चुनाव होते हैं। चुनाव का परिणाम क्या आता है कि कांग्रेस 5 स्थानों पर पूर्ण बहुमत प्राप्त करते हैं। स्थान कौन कौन से? मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत मतलब एमपी मान लीजिएगा, संयुक्त प्रांत मतलब यूपी। यहाँ पे कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है। इसके बाद असम और पश्चिमोत्तर प्रांत में मिलीजुली सरकार बनती, पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आती, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और सिंध में मुस्लिम लीग पार्टी। कुल 1585 सीट में से कांग्रेस को 711 सीट मिलते हैं। भाई बहुमत दिख रहा है सीधा सीधा। संयुक्त प्रांत में 218 जो 28 सीट थे, इसमें से 134 कांग्रेस को प्राप्त है और बहुमत से सरकार बनते हैं। मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत बनते हैं, विधि और न्याय मंत्री के.एन. काटजू बनते हैं और यहाँ पे दिया है कि वित्त मंत्री रफी अहमद किदवई जी बनते हैं। अब नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए 28 माह बाद क्या होता है? अक्टूबर 1939 में सरकार गिर गई और कांग्रेस ने मंत्रिमंडल का त्यागपत्र दे दिया। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब इसके बाद अगस्त प्रस्ताव, तो अगली वीडियो में हम लोग अगस्त प्रस्ताव के बारे में समझेंगे। ये वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर आरओ या वनडे का कोई एग्जाम आपने टारगेट किया तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।